सभी साथियों का RSD कोचिंग में स्वागत है। हमने जो आधुनिक इतिहास की जो सीरीज शुरू की थी उसी में आज हम कंटिन्यू करेंगे। 6 की 6 यूरोपीय कंपनियां हम पढ़ चुके हैं। हम पढ़ रहे थे बंगाल। क्या पढ़ रहे थे भाई? बंगाल। मैंने बताया कि 1651 में बंगाल के सूबेदार शाह शुजा ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार दे दिया। फिर 1698 ईस्वी में कंपनी ने बंगाल में को 3 गांवों की जमींदारी प्राप्त हुई, सुत्तानाटी, गोविंदपुर और कालीकत्ता। कंपनी ने तीनों गांवों की जमींदारी यानी तीनों गांव खरीद लिए। कंपनी ने नाम बदलकर कलकत्ता कर दिया। कलकत्ता का संस्थापक आता है आपका जॉब चार्नोक। वहीं पर ही उन्होंने विलियम फोर्ट का निर्माण करवाया और मद्रास को, जो मद्रास है, कलकत्ता को मद्रास से अलग प्रेसिडेंसी बना दिया गया और उसी विलियम फोर्ट है वो भारत की राजधानी 1911 तक रहती है और विलियम फोर्ट का पहला गवर्नर आपका चार्ल्स आयर को बनाया गया। उसके बाद 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया जिसके तहत 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले भाई बंगाल में व्यापार करने का क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। फर्रुखसियर के समय बंगाल का जो सूबेदार हुआ करता था वो था आपका मुर्शिद कुली खान और मुर्शिद कुली खान बंगाल का सूबेदार है। फर्रुखसियर के बाद राजा बनता आपका मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के समय मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना कर दी और उसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई। तो प्रश्न आते ही है कि स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की? मुर्शिद कुली खान ने की। बंगाल का पहला नवाब कौन है? मुर्शिद कुली खान है। अच्छा, किस मुगल बादशाह के समय बंगाल स्वतंत्र हुआ? मोहम्मद शाह रंगीला के समय बंगाल स्वतंत्र हुआ। बंगाल की पहली राजधानी क्या थी? ढाका। और अब राजधानी क्या बनेगी? मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान के बाद उसकी जब 1727 में मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु के बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य हुआ करता है। उसके बाद गद्दी पर बैठा सरफराज 1739 से 1740। सरफराज एक अयोग्य नवाब हुआ करता था। उसने जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने आदम उद दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की। उसके समय बिहार का जो सूबेदार था वो अलीवर्दी खान था। अलीवर्दी खान और सरफराज के मध्य एक युद्ध होता है। युद्ध का नाम है गिरिया का युद्ध 1740 में। उस युद्ध में अलीवर्दी खान ने किसकी? सरफराज की क्या कर दी? हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। अब बंगाल का नवाब बनेगा अलीवर्दी खान 1740 से 1756। हुआ यूं कि जब यह भाई किसको मारकर? सरफराज की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। राजा बनने से पहले बिहार का सूबेदार हुआ करता था। इसने 2 करोड़ का नजराना मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को भेजा। इसके शासनकाल में मराठों के साथ संघर्ष होता था तो इसने मराठों के साथ संधि की और उस संधि के तहत यह 12 लाख रुपए किसको देगा? वार्षिक मराठों को देगा। ठीक है भाई। फिर इसने यूरोपियन की तुलना किससे की? मधुमक्खियों से की। इसका कोई भी बेटा नहीं है। इसकी 3 बेटियां हैं और इसने अपनी सबसे छोटी बेटी के पुत्र को अपना क्या बना दिया? उत्तराधिकारी। अब राजा कौन बनेगा? सिराजुद्दौला 1756 से 1757। सिराजुद्दौला यह अलीवर्दी खान का दोहिता है। ठीक है भाई। इसके विरोधी कौन कौन थे? तो मौसी घसीटी बेगम, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, सेनापति मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ, ये इसके क्या है? विरोधी है। फिर जो बंगाल में जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है अंग्रेजों की, वह नवाब के विरोधियों को शरण दे रही है। वह दस्तक का दुरुपयोग कर रही है। नवाब को कासिम बाजार फैक्ट्री का निरीक्षण नहीं करने दिया तो कलकत्ता को घेर लिया नवाब ने। कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया और कलकत्ता की चाबियां माणिकचंद को सौंप दी। कालांतर में जब मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव वाटसन के साथ आता है तो माणिकचंद आगे जाकर उनको चाबियां सौंप देता है। इतने में घटना और होती है जिसको बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की घटना। 20 जून 1756 नवाब ने 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और अगले दिन उसमें से कितने व्यक्ति जिंदा बचे? 23 व्यक्ति जिंदा बचे। इस घटना की जानकारी कौन देता है? हालवेल। हालवेल ने एक पुस्तक लिखी है अलायंस द वंडर और उस पुस्तक में इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मिलती है। फिर एक अलीनगर की संधि होगी। कौन सी संधि भाई? 9 फरवरी 1757 रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य संधि हुई। इस संधि के तहत नवाब को इस संधि के तहत कंपनी को पुनः व्यापारिक छूट मिल गई। नवाब ने जिन जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया था वो उसे वापस देने पड़ गए। कंपनी को किलेबंदी का अधिकार मिल गया। अब जो नवाब है उसको युद्ध हर्जाना देना पड़ा और कंपनी ने क्या कहा कि नवाब ने कहा कि आप मेरे विरोधियों को शरण नहीं दोगे। दोनों पक्षों ने ही संधि की शर्तों को नहीं माना यानी फॉलो नहीं किया। नवाब ने युद्ध हर्जाना नहीं दिया। कंपनी दस्तक का दुरुपयोग करती रही और कंपनी नवाब के विरोधियों को शरण देती रही और ये पूरा का पूरा कारण बनता है प्लासी का युद्ध। किस युद्ध का कारण बना भाई?
पलासी का युद्ध। और जो पलासी का युद्ध है, यह है भाई पलासी, बंगाल में एक जगह पड़ती है, नदिया जिला, उसमें यह जगह पड़ती है। पलास के पेड़ अधिक होने के कारण युद्ध का नाम क्या पड़ा? पलासी का युद्ध। और यह युद्ध कब हुआ भाई? 23 जून 1757। किस किस के मध्य हुआ? अंग्रेज और बंगाल का नवाब। और बंगाल का नवाब कौन था? हाँ, सिराज उद दौला या सिराजू दौला। अच्छा, अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया। और इसका सेनापति कौन था? मीर जाफर। और ऐसा कहते हैं मीर जाफर किससे मिल जाता है? क्लाइव से मिल जाता है। ऐसा कहते हैं कि जब युद्ध करने के लिए सिराजुद्दौला खुद मैदान में आया तो मीर जाफर ने कहा कि आप क्यों आए हो? कि भाई सिराजुद्दौला ने कहा यार मेरा युद्ध है, मैं नहीं आऊं तो कौन आएगा? बोला मैं आपका सेनापति हूं, आप वापस चले जाओ, मैं युद्ध संभाल लूंगा, मैं पक्का युद्ध जीत जाऊंगा। सिराजुद्दौला को वापस महल में भेज दिया जाता है। और फिर मीर जाफर सेना का सेनापति है, इसने पूरी सेना को अपने साथ कर लिया। और यह युद्ध शुरू भी नहीं हुआ उससे पहले मीर जाफर किससे मिलता है? रॉबर्ट क्लाइव से, और हाथ मिलाता है और कहता है कि मुबारक हो, आप युद्ध जीत गए। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा यार थोड़ी बहुत तो मुठभेड़ कर, थोड़ा बहुत तो युद्ध कर। उसने कहा नवाब के दो वफादार व्यक्ति हैं, एक का नाम है मीर मदान और एक का नाम है मोहन लाल। ये नवाब के कुछ ज्यादा ही वफादार हैं। और एक आपकी विरोधी है फ्रेंच टुकड़ी, ये उस साइड खड़े हैं, आप ज्यादा ही करते हो तो आप इन पर इनको मार दो। ऐसा कहते हैं इस युद्ध में मीर मदान और मोहनलाल को मार दिया गया और फ्रेंच टुकड़ी के 100-200 सैनिक खड़े हुए थे, उनको मार दिया गया। अब सेना ने मीर जाफर को, अच्छा रॉबर्ट क्लाइव ने किसको बंगाल का नवाब घोषित कर दिया? मीर जाफर को। अब सेना ने मीर जाफर को कंधे पर उठा लिया और नारे लगाने लगे, मीर जाफर जिंदाबाद, मीर जाफर जिंदाबाद। महल की ओर आ रहे हैं, महल में सिराजुद्दौला है। सिराजुद्दौला ने ऊपर से पूछा क्या हुआ? मीर जाफर ने इशारा किया कि नीचे आ जाओ। नीचे आया तो मीर जाफर का बेटा होता है मीरन बहादुर, और मीरन बहादुर ने तलवार से सिराजुद्दौला की गर्दन उड़ा दी। भाई युद्ध हुआ ही नहीं, एक विश्वासघात है। पलासी का युद्ध क्या है? एक विश्वासघात है। और एक इतिहासकार है के.एस. पणिक्कर, वो कहते हैं कि बंगाल के धनी लोगों ने और सेनापति मीर जाफर ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों को बेच दिया। एक इतिहासकार है येदुरप्पा सरकार, वो कहता है कि पलासी का युद्ध मध्यकालीन इतिहास का अंत है और आधुनिक इतिहास की शुरुआत। युद्ध हुआ ही नहीं भाई, सिराजुद्दौला मारा गया और बंगाल का नवाब कौन बन गया? मीर जाफर बन गया। अब आगे पढ़ो भाई। अब राजा बन गया मीर जाफर। कौन बना? मीर जाफर। कब से कब तक रहेगा? 1757 से लेकर 1760। देखो भाई किसने बनाया? अंग्रेजों ने, कंपनी ने बनाया। यह अंग्रेजों का कठपुतली नवाब था। क्या था भाई? कठपुतली नवाब था। अंग्रेजों का कठपुतली नवाब था, अंग्रेजों ने बनाया। भाई अंग्रेजों ने बनाया तो सारा का सारा काम अंग्रेज कहेंगे वही करेगा। तो इसने रॉबर्ट क्लाइव से कहा, इसे रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया, इसलिए इसे रॉबर्ट क्लाइव का गिद्दड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे क्लाइव का गिद्दड़ कहते हैं। ये प्रश्न आते हैं, क्लाइव का गिद्दड़ किसे कहते हैं? इसे क्लाइव का गिद्दड़ कहते हैं भाई। और ऐसा कहते हैं जब इसको बनाया तो इसने खुश हुआ, क्लाइव से खुश हुआ, यार तूने मेरे को बंगाल का नवाब बना दिया। तो इसने क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की धनराशि दी। इसने क्लाइव को कितने पैसे दिए? इसने क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की धनराशि दी भाई। और इसने कहा कि मैं कंपनी को 24 गांवों के राजस्व अधिकार देता हूं। इसने क्या कर दिया? कंपनी को 24 गांव दे दिए। कंपनी को 24 गांवों के राजस्व, रेवेन्यू राइट्स अधिकार दे दिए। कहने का मतलब यह है कि इन 24 गांवों से जो भी आमदनी होगी वो कंपनी रख लेगी। और इतिहासकार लिखते हैं कि इसने अंग्रेजी सेना को 50 लाख रुपए दिए। अंग्रेजी सेना को कितने रुपए दिए? अंग्रेजी सेना को 50 लाख रुपए दिए भाई। थोड़ा सा समझो। अब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, तो यह अंग्रेजों का कठपुतली नवाब है। क्लाइव ने बनाया तो इसे क्लाइव का गिद्दड़ कहते हैं। और इसने खुश होकर क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की धनराशि दे दी। इसने कंपनी को 24 गांवों के राजस्व अधिकार दे दिए, जमींदारी के अधिकार दे दिए। और इसने अंग्रेजी सेना को 50 लाख रुपए दिए। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेज लगातार पैसा ले रहे हैं। अब अंग्रेजों की भूख खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, हर 10 दिन बाद दरबार में आके खड़े हो जाए और पैसे की मांग करने लगे।
अब मीर जाफर के पास कुछ नहीं बचा। इतिहासकार तो इतना तक कहते हैं कि महल के सोने चांदी के जो बर्तन थे वो भी बेचने पड़ गए थे। अंग्रेजों ने इतना लूट लिया मीर जाफर को, पूछो ही मत। अब मीर जाफर परेशान हो गया। फिर बंगाल में डच भी हैं। बंगाल में कौन है भाई? डच। याद करो, डचों का बंगाल में प्रमुख केंद्र चिनसुरा था। अब मीर जाफर डचों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचता है। डचों से कहता है यार तुम्हारे दुश्मन अंग्रेज हैं, मैं भी उससे परेशान हूं, हम दोनों मिलकर अंग्रेजों को बंगाल से निकाल देंगे। तो यह बात पता किसको चलेगी? अंग्रेजों को। और याद करो 1759 में एक युद्ध होता है, वेदरा का युद्ध। और वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया, डचों को निकाल दिया। डच इंडोनेशिया चले गए, वहां से मसालों का व्यापार करते हैं। जब ये बात जब डच हार गए तो अंग्रेजों ने पूछा यार डचों का साथ कौन दे रहा था? तो किसी ने बताया मीर जाफर। कौन दे रहा है? यार मीर जाफर को तो राजा हमने ही बनाया है। तो इस समय बंगाल का जो गवर्नर होता है वो होता है वेंसीटोट। कौन होता है भाई? वेंसीटोट। और वेंसीटोट ने मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया और मीर जाफर को हटाकर उसके सेनापति मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। जब मीर कासिम ने बंगाल को घेर लिया, कलकत्ता को घेर लिया, तो मीर जाफर ने कहा यार मीर कासिम मेरे साथ गलत कर रहा है। तब मीर कासिम ने कहा तूने सिराजुद्दौला के साथ क्या किया था? भाई सिराजुद्दौला का तू भी सेनापति था, जैसा करेगा वैसा ही मिलेगा। तूने गलत किया तो तेरे साथ गलत हो गया। मीर जाफर समझ चुका था अगर पंगा लिया तो मारा जाएगा, क्योंकि अंग्रेज सेना ने सारे के सारे कलकत्ता को घेर रखा था। इसलिए अंग्रेज गवर्नर वेंसीटोट ने मीर जाफर को हटाकर किसको गद्दी पर बना दिया? अब मीर कासिम ने कहा यार सेवा का मौका दो, अगर उससे ज्यादा नहीं दूं तो मेरे को कहना। अब राजा कौन बनेगा? आप मीर जाफर के बारे में 2-3 लाइन पढ़ लेना कि यह अंग्रेजों का कठपुतली नवाब था, इसे कलाइव का गिद्दड़ कहते हैं, और इसने कंपनी को 24 गांवों का राजस्व अधिकार दिया, और अंग्रेजों ने इसको गद्दी से हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब देखो मीर कासिम, अब राजा बनेगा मीर कासिम। हाँ भाई 1760 से लेकर 1764 तक, 63 लाख तक ही रहता है। अब समझो बनाया किसने? अंग्रेजों ने। तो इसने अंग्रेजों को कहा यार उससे ज्यादा मैं आपको दूंगा। तो देखो इसने 2-3 छूट दी। पहली बात, उसने कंपनी को कितने गांव दिए? 24। इसने कंपनी को 3 जिले ही दे दिए पूरे के पूरे। कंपनी को 3 जिले, और जिले के कौन से अधिकार दे दिए? राजस्व अधिकार। 3 जिले कौन कौन से हैं भाई? देखो चटगांव, मिदनापुर, वर्धमान। मीर जाफर ने कंपनी को 24 गांव दिए, लेकिन मीर कासिम ने कंपनी को 3 जिलों के राजस्व अधिकार दे दिए। और ऐसा कहते हैं कि असम में एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम है सिलहट। क्या नाम है भाई? और सिलहट के चूना पत्थर, सिलहट में एक व्यापार होता था, कौन सा? चूना पत्थर के व्यापार में 50% हिस्सा दे दिया। 50% हिस्सा दे दिया भाई। समझो ये जो सिलहट में चूना पत्थर का व्यापार होता है वो बंगाल के नवाब का ही है, और उस व्यापार में 50-50 कर लिया। 50 नवाब का और 50 अंग्रेजों का दे दिया। फिर कंपनी ने पूछा यार साउथ इंडिया में हमारी फ्रेंचों के साथ, हाँ कर्नाटक युद्ध हो रहे हैं, मैंने बताया 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, वहां पर सेना युद्ध लड़ रही है, आप उसमें हमारी क्या मदद कर सकते हो? तो मीर कासिम ने दक्षिण अभियान के लिए 5 लाख रुपए दिए। कितने दिए भाई? इसने कंपनी को दक्षिण अभियान के लिए 5 लाख रुपए दिए। लेकिन इसको एक बात पता थी यार अंग्रेजों को चाहे कितना ही दे दो, एक ना एक दिन लड़ाई मेरे साथ भी होगी। जो सिराजुद्दौला के साथ हुआ, जो मीर जाफर के साथ हुआ, वो मेरे साथ भी होगा। इसलिए ये अंग्रेजों से थोड़ी दूरी बनाने लगे। अंग्रेजों की कहने का मतलब बंगाल की राजधानी हुआ करती थी मुर्शिदाबाद, और इसने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से अलग कर दिया, मुंगेर बनाया। क्या बनाया भाई? इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां बना ली? अरे भाई मुंगेर कहां पर है? बिहार में। और मुर्शिदाबाद कहां था? बंगाल में। ठीक है भाई। फिर इसको एक बात और भी पता थी, अगर युद्ध होगा तो अंग्रेजों के पास बंदूक हैं, अंग्रेजों के पास हथियार हैं,
और अंग्रेजों की जो सेना है वो पूरी की पूरी ट्रेनिंग दी हुई है, इसलिए हार जाएंगे। इसलिए इसने मुंगेर में अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण दिलाया और उसके लिए आर्मेनिया का एक बंदा लेके आया, गुरगीन खान, और इसने मुंगेर में ही हथियारों का एक कारखाना लगाया। देखो क्या किया इसने, मुंगेर में हथियारों का कारखाना लगाया। क्यों लगाया भाई? अंग्रेजों का सामना करने के लिए कारखाना लगाया। बंदूक बनती थी भाई यहां पर, तोड़ेदार गन्स, ठीक है भाई। फिर इसने अपनी सेना को यूरोपियन ढंग से प्रशिक्षित किया, यूरोपियन ढंग से प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग दिलाई। और भाई ट्रेनिंग किससे दिलाएगा? तो इसके लिए एक बंदा बुलाया आर्मेनिया का। कहां का बुलाया? आर्मेनिया का एक बंदा बुलाया और उसका नाम था गुरगीन खान। क्या नाम था? और गुरगीन खान ने इनको क्या दी? फिर ट्रेनिंग दी। ठीक है भाई, सही है। मीर जाफर को हटाया, उसकी जगह मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम ने कहा कि मैं ज्यादा दूंगा, तो उसने कंपनी को कितने जिले दिए? 3 जिले दे दिए। 3 जिलों के सभी अधिकार दे दिए। फिर उसने चुना पत्थर के व्यापार में 50% हिस्सा दे दी और कंपनी को 5 लाख रुपए दक्षिण अभियान के लिए दिए। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बनाई। इसने मुंगेर में हथियारों का कारखाना लगाया। इसने अपनी सेना को यूरोपियन ढंग से ट्रेनिंग दिलाई और उसके लिए आर्मेनिया का एक बंदा लेके आया जिसका नाम था गुरगीन खान। और आगे देखो भाई, अच्छा, जब राज्य कमजोर होता है तो उसके मंत्री शक्तिशाली हो जाते हैं। मीर जाफर कमजोर था तो उसके जितने भी सूबेदार हैं वो सारे के सारे शक्तिशाली होते थे। अब हुआ क्या कि वह जो सूबेदार या जमींदार होते थे वो किसानों से तो कर ले लेते थे लेकिन राजा को जमा नहीं करवाते थे। इसको पता चली मीर कासिम को। इसने कहा भाई जिस जिस पर बकाया कर है वो सारे के सारे क्या कर दो? जमा कर दो। उस कर को बोलते थे खिजरी जमा। तो प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार। इसने राजस्व अधिकारियों से, ये प्रश्न आते हैं भाई, राजस्व अधिकारियों से खिजरी जमा नामक कर वसूला। भाई खिजरी जमा कर किससे वसूला? राजस्व अधिकारियों से। किसने वसूला? मीर कासिम ने वसूला। फिर याद करो, कंपनी दस्तक का दुरुपयोग कर रही है। मैंने बताया था कंपनी को तो 3000 में लाइसेंस मिल गया और भारतीयों को व्यापार करेंगे तो क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी भारतीयों को अपना कार्ड देती है। जैसे 100 रुपए लगेंगे तो वह अंग्रेज 50 रुपए लेते हैं, भारतीयों के 50 बच जाते हैं। नवाब को तो मिलता 0 है भाई, नवाब को तो पैसे मिलते नहीं। अब नवाब ने क्या कहा, यार मेरे को तो पैसे मिल ही नहीं रहे, क्यों ना मैं कर को समाप्त कर दूं। तो नवाब ने सभी प्रकार के आंतरिक करों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। सभी प्रकार के आंतरिक करों को समाप्त कर दिया। सभी प्रकार के आंतरिक करों को समाप्त कर दिया। भाई जब करों को समाप्त कर दिया तो अंग्रेजों को गलत लगा। उसने कहा यार ऐसा कैसे कर सकता है, हैं? उसने कहा यार मेरे पास तो आ ही नहीं रहा। मीर कासिम ने कहा और फिर वैसे मेरा राज्य है, मैं राजा, मेरी जनता, मैं लू तो लू नहीं, ना लू, मेरी मर्जी। अंग्रेजों को बुरा लगा, यार यूं कर ऐसा कैसे समाप्त कर, क्यों अंग्रेजों को फायदा हो रहा था, है ना, अब नुकसान होगा। तो ऐसा कहते हैं इस बात को लेकर अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य तनातनी शुरू हुई और 3 छोटे छोटे युद्ध होते हैं अंग्रेज और किसके मध्य? अंग्रेज व मीर कासिम के मध्य। तीन छोटे छोटे क्या हुए? युद्ध हुए। जैसे कौन सा? एक तो होता करवा का युद्ध, छोटे छोटे युद्ध होते हैं भाई। एक वाप का गिरिया का युद्ध, एक होता है उद्दानोला का युद्ध। और इन तीनों युद्धों में कौन जीत गए और कौन हार गए? मीर कासिम हार गया। मीर कासिम बंगाल छोड़कर आ गया पटना। पटना कहां है? और पटना में आया तो पटना में आकर देखा अंग्रेज। पटना में भी कौन थे? अंग्रेज। दुखी किससे है? अंग्रेजों से। गुस्सा किस पर है? अंग्रेजों पर। और जैसे अंग्रेजों को देखा दिमाग गुस्से में आ गया और यहां पर ऐसा कहते हैं लगभग 148 अंग्रेजों को क्या कर दिया? काट दिया, मार दिया। इसको कहते हैं पटना षड्यंत्र। इसको क्या कहते हैं? पटना षड्यंत्र कहते हैं। ठीक है भाई, इतना सारा का सारा काम हो गया। अब इसको लगा यार अंग्रेजों को मारा है तो अंग्रेज पकड़ेंगे और मारेंगे, इसलिए यह
बंगाल से देखो मैं बताता हूं, ये है आपका भारत, ये पहले बंगाल हुआ करता था, पूरा पश्चिमी बंगाल, पूरा बांग्लादेश, असम का सिलहट जिला, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये क्या है बंगाल। बंगाल के साथ सीमा लगती है अवध की, किसकी सीमा लगती है अवध की। ये सपोज करो बंगाल है, ये क्या है फिर अवध है, ये क्या है फिर मुगल बादशाह का राज, ठीक है भाई, दिल्ली वाला राज है। इसको पता चला, ये भाग कर अवध के नवाब के पास आया, और अवध के नवाब का नाम था सुजाउद्दौला। क्या नाम था सुजाउद्दौला। और इसने सुजाउद्दौला से कहा, यार सुजाउद्दौला ऐसे ऐसी बात हो गई, तू मेरा साथ दे। बोला क्यों। बोले यार हम भाई भाई हैं, हम दोनों मुसलमान हैं, साथ दे। बोले क्यों। फिर इसने कहा यार वो विदेशी हैं, हम भारत के ही हैं, और भाई भाई की यार इस्लाम है, मुसलमान है, दोनों साथ दे। उसने कहा नहीं। फिर इसने कहा यार देख आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, और तेरी सीमा भी मेरे से लगती है, मतलब बंगाल से लगती है, तो कभी ना कभी तो तेरे साथ भी ऐसा होगा, और बाई चांस ऐसा हो गया उस दिन क्या करेगा, इसलिए हम पहले ही मेरे साथ मिल जा, हम दोनों मिलेंगे और बंगाल से किसको भगा देंगे, अंग्रेजों को भगा देंगे। तो भाई सुजाउद्दौला को अपने साथ लेता है। इधर मुगल बादशाह होता है शाह आलम द्वितीय। कौन होता है शाह आलम सेकंड। ये कौन है भारत का मुगल बादशाह है। कहां का राजा है दिल्ली का राजा है, भारत का राजा है, लेकिन इसको दिल्ली में एंट्री नहीं करने देते। मैंने आपको पढ़ाया मुगल बादशाह में, 12 साल हो गए भटकते, इसके मंत्री और रिश्तेदार दिल्ली में बढ़ने नहीं देते। कभी उत्तर प्रदेश में, कभी नेपाल साइड यूं चोरियां करता है, डकैतियां डालता है और अपना गुजारा करता है। मीर कासिम इसके पास आए, बोले क्या यार ये छोटे छोटे काम करता, तू मेरा साथ दे, हम तीनों लड़ेंगे, अंग्रेजों को भगा देंगे, फिर हम भाई को दिल्ली की गद्दी पर बैठा के आएंगे। बोला सच्ची और क्या। बोले यार तुम्हारे रिश्तेदारों को बता देंगे कि हम क्या चीज हैं, फिर तू औरंगजेब जैसे साथ जा, तुम्हारे दादा परदादा हुए हैं, ऐसे राज करेगा, सेम गद्दी पर बैठाएंगे। बोले तू तेरे नाम के फरमान जारी होंगे, ये होंगे वो होंगे। इसको चढ़ा दिया, ये तीनों की तीनों मिल गई। ठीक है भाई। अब एक साइड कौन हो गया, बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, तीनों के तीनों मिल गए। अच्छा अब एक युद्ध होगा, उस युद्ध का नाम क्या है, बक्सर का युद्ध। क्या है भाई, बिहार में एक जगह पड़ती है कौन सी, बक्सर, वहां पर एक युद्ध लड़ा गया। और ये युद्ध कब लड़ा जाएगा, 22 अक्टूबर 1764। किस किस के मध्य होगा भाई बताओ। बंगाल का नवाब कौन है, मीर कासिम, ये है, ठीक है भाई। अवध का नवाब कौन है, सुजाउद्दौला। मुगल बादशाह कौन है, इन तीनों की संयुक्त सेना है। और एक साइड कौन है फिर, एक साइड कौन है भाई, और अंग्रेजों का जो नेतृत्व करेगा वो कौन करेगा, हेक्टर मुनरो। कौन करेगा भाई, अच्छा एक साइड 3, एक साइड अंग्रेज। ऐसा कहते हैं इस साइड लगभग 50,000 की सेना और इस साइड महज 7 और 8,000 की सेना। कौन जीतेगा, हाँ भाई अंग्रेज जीतेंगे। देखो कैसा युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होते ही ऐसा कहते हैं मुगल बादशाह 1 घंटे बाद ही किसके पास चला गया, बोले यार गलती हुई, हाथ जोड़ता हूं मेरे से गलती हो गई। तो ऐसा कहते हैं हेक्टर मुनरो ने कहा एक बार साइड में खड़े हुए और देखेंगे। और 1 घंटे युद्ध चला, कौन भाग गया, मीर कासिम भाग गया भाई। अच्छा युद्ध किसके कारण कर रहे हैं, मीर कासिम ही भाग गया। अब बचा कौन, न लेना न देना, बेचारा फंस गया। अब ये अंग्रेजों के पास चला गया। फाइनली कहने का मतलब ये है इस युद्ध में मीर कासिम तो भाग गया और ये दोनों के दोनों किसके पास चले गए, मतलब अंग्रेज युद्ध जीत गए भाई। अंग्रेजों को इतना पता था कि मीर कासिम ने हमारे साथ गलत किया है, हम युद्ध करेंगे, उसको पकड़ लेंगे, या तो उस पर ज्यादा टैक्स लगा देंगे या उससे ज्यादा अधिकार प्राप्त कर लेंगे। उसको यह नहीं पता था कि एक साथ ऐसा काम हो जाएगा कि एक साथ 3 राजा पराजित हो गए। बंगाल का राजा हमारे डर से भाग गया और 2 राजा हमारे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं। बंगाल जो भारत का सबसे धनी प्रदेश है उसका राजा हमारे डर से युद्ध छोड़कर भाग गया। गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र जो अवध है उसका राजा हमारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और दिल्ली का मुगल बादशाह जो हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा है। अंग्रेजों को समझ में नहीं आया एक साथ पूरा का पूरा उत्तर भारत, बंगाल से लेकर बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक का पूरा क्षेत्र, पूरा उत्तर भारत अंग्रेजों के कब्जों में था।
एक्टर मनोहर ने कहा यार ये अब कौन बातचीत कौन करेगा, करो, मेरा काम था युद्ध जीत लिया, अब बातचीत करो, मेरे को तो नहीं करनी आती। फिर किसी ने कहा यार ये बातचीत अपने लिए करता कौन था? बोला साहब रॉबर्ट क्लाइव। कहां बुला उसको? बोला उसका तो कार्यकाल ही खत्म समाप्त हो चुका है। 1757 से 1760 तक रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर होता है, उसका कार्यकाल 60 में समाप्त हो गया, वो तो वापस लंदन चला गया। तो बोला बुलाओ इनसे बात करने के लिए, और इनसे बात करने के लिए किसको बुलाते हैं? फिर रॉबर्ट क्लाइव को बुलाते हैं। इस युद्ध में कौन जीत गए? अंग्रेज जीत गए। अब बात करने के लिए कौन आएगा? रॉबर्ट क्लाइव। और बात करेगा तो एक संधि होगी, उस संधि को क्या बोलते हैं? इलाहाबाद की संधि। क्या बोलते हैं भाई? इलाहाबाद की प्रथम संधि। कितनी संधि होगी? इसका मतलब 2। इलाहाबाद की पहली संधि कब होगी? 12 अगस्त 1765। देखो किस किस के मध्य होगी। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज है भाई, और आगे साइड कौन होगा? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय से पूछा यार मीर कासिम का तो हमें पता है, हमारे साथ लड़ाई है, तू युद्ध में क्यों आया? साहब उसने कहा कि मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करवा दूंगा। क्या तेरे पास रहने की जगह नहीं है? क्या छुपाना साहब, रिश्तेदार दिल्ली में बैठने नहीं देते। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा अगर मैं तेरा रहने का बंदोबस्त कर दूं तो? उसने कहा यार बहुत बहुत धन्यवाद होगा, आप बंदोबस्त कर दो। तो ऐसे कहते हैं इस संधि की शर्तें हैं ये कौन कौन सी है कि कंपनी ने, कंपनी मतलब अंग्रेज, कि कंपनी ने इलाहाबाद और कड़ा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, इसके नजदीक वाला जिला पड़ता कड़ा, कंपनी ने इलाहाबाद और कड़ा किसको दे दिया? शाह आलम को दे दिया। शाह आलम को दे दिया। अब शाह आलम द्वितीय ने कहा यार ये इलाहाबाद और कड़ा तुम्हारे पास कोई है, ये तो अवध के राजा के पास है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा यार मान ले, हमने तेरे को दे दिया। बोले यार ऐसे मान तो मैं भी तो नाम का मुगल बादशाह हूं, पर तो नहीं। अरे मान तो सर हूं। बोले ठीक, तेरे को मिल गया। अच्छा अब तेरे को यहां पर रहेगा तो साल के लगभग कितने पैसे खर्च हो जाएंगे? बोले पैसे भी दोगे? बोले यार देख लो, रोटी भी बढ़िया खा लेना सलाद के साथ। बोला 26 लाख रुपए देंगे। मुगल बादशाह ने कहा 26 लाख? बोले ये तो ऐसा नहीं कहोगे ना, मानना 26 लाख दे दिए। बोले ना ना देंगे। और क्या हुआ? कंपनी ने कितने लाख रुपए भाई? 26 लाख। कितने वार्षिक? किसको दे दिया? मुगल बादशाह को दे दिया। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने कहा यार तेरे को हमारे कागज पर साइन करने पड़ेंगे। उसने बताओ क्या? ना पहले साइन कर। तो भाई मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने साइन कर दिए। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने पढ़कर सुनाया कि मैं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ये घोषणा करता हूं कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सभी रेवेन्यू राइट्स, राजस्व अधिकार यानी दीवानी अधिकार अंग्रेजों को देता हूं, कंपनी को देता हूं। ये मतलब उस पेज में ये चीजें लिखी हुई थी। अब शाह आलम द्वितीय ऐसा, उसने कहा यार रॉबर्ट क्लाइव मैं तो तेरे को समझदार समझता हूं, तू तो पागल है। बोले क्यों? जो तेरे पास नहीं है वो तो मेरे को दे रहा है, और जो मेरे पास नहीं है वो तो ले रहा है। बोले कैसे? इलाहाबाद और कड़ा तेरे पास नहीं है, तने मेरे को दे दिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा मेरे पास नहीं है, तो बोले मीर कासिम के पास है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा यार तू शांत रहे, एक बार तू सोच। तो भाई ऐसा कहते हैं मुगल बादशाह ने किस किस का? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सभी रेवेन्यू राइट्स यानी कैसे अधिकार, दीवानी अधिकार किसको दे दिए? कंपनी को दे दिए। उसके बाद दूसरी संधि होगी इलाहाबाद की दूसरी संधि 4 दिन बाद कब होगी भाई? 16 अगस्त 1765। एक साइड कौन होगा और किसके मध्य होगी? अवध का नवाब कौन था? अब सुजाउद्दौला को बुलाया। भाई सुजाउद्दौला आया, बोला मीर कासिम तो ठीक है बंगाल में है, युद्ध कर लिया, तू क्यों लड़ा? बोलो साहब उसने कहा दोनों भाई भाई हैं, दोनों मुसलमान हैं, फिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये वो सब डायलॉग मारी इसलिए लड़ा। बोला तेरे चक्कर में युद्ध हुआ है, तो एक काम कर, तू इलाहाबाद और कड़ा, बोले हम बैठे इलाहाबाद तो ये, बोले इलाहाबाद और कड़ा मुगल बादशाह को दे। अब सोचो ये संधि 12 तारीख को हो चुकी और अंग्रेजों ने इलाहाबाद और कड़ा जो उनके पास है भी नहीं किसको दे दिए? मुगल बादशाह को दे दिए। अब किससे छीन रहे हैं? सुजाउद्दौला से। तो भाई देखो अवध के नवाब ने किस किस को? इलाहाबाद और कड़ा किसको दे दिए? मुगल बादशाह को दे दिए। भाई अंग्रेजों ने किसको दे दिए?
मुगल बादशाह को दे दिए। ठीक है, उसने कहा तेरे चक्कर में युद्ध हुआ है। कंपनी ने कहा, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा, युद्ध हरजाना दे, वार कंपनसेशन दे, 50 लाख। 50 लाख का क्या लगा दिया? युद्ध हरजाना लगा दिया। और 50 लाख में से 26 लाख रुपए लिए किसको दे दिए? मुगल बादशाह को दे दिए। सालम जित हुआ। मुगल बादशाह ने सोचा यार इलाहाबाद कड़ा भी दे दिया, अरे 26 लाख भी दे दी। और अवध को कहा कि तो आज के बाद अपनी क्या नहीं रखेगा? सेना नहीं रखेगा। तो अवध के राजा ने कहा यार युद्ध कर दिया तो, मराठों ने आक्रमण कर दिया तो। अब कंपनी ने कहा कि अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। मतलब अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसने ले ली? अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसने ले ली भाई? कंपनी ने ले ली। ठीक, दो संधि हो गई। पहली संधि क्या थी? कंपनी ने इलाहाबाद और कड़ा मुगल बादशाह को दे दिया। कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देने का वादा किया। और कंपनी ने मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सभी राजस्व अधिकार दे दिए। दूसरी संधि 4 दिन बाद हुई, 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के मध्य हुई। सुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा मुगल बादशाह को दे दिए। अवध पर 50 लाख का जुर्माना लगा गया और अवध सेना नहीं रखेगा, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी ने ले ली। अब सालम दित्य से रहनेगा। उसने रॉबर्ट क्लाइव से फिर कहा यार तूने मेरे से कहा था इलाहाबाद और कड़ा, बोले तूने मेरे को दे दिया तो थैंक यू। तूने कहा था कि मैं तेरे को 26 लाख रुपए दे दूंगा, वो भी दे दिया, दोबारा धन्यवाद है। लेकिन यार वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा मेरे पास नहीं है। तब रॉबर्ट क्लाइव ने कहा यार तू पागल है, ये बात तेरे को पता है, तेरे पास कुछ नहीं है। ये बात मेरे को पता है, तेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन भारत की जनता को यह पता है आज भी भारत में मुगलों का राज है। आज भी तो जनता के सामने मुगल बादशाह है। हम वहां पर जाएंगे और वहां की जनता को कहेंगे कि हमें भारत के मुगल बादशाह सालम दित्य ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के राजस्व अधिकार दिए हैं, इसलिए आप हमें टैक्स दो। और वो जनता तुम्हारे नाम से हमें टैक्स देगी, इसलिए हम तेरे नाम से कमा के खा लेंगे। ये संधि होती है भाई। तब रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा यार, तब मुगल बादशाह सालम दित्य ने कहा यार क्या दिमाग है। तब हम कहते हैं अंग्रेजों ने राज किया हमारे ऊपर, है ना। प्लासी का युद्ध एक विश्वासघात है, लेकिन बक्सर का युद्ध था, एक साथ 3 राजाओं को पराजित किया था। और बक्सर युद्ध के बाद यूं समझ लो कि प्लासी युद्ध से शुरू होता है कि अंग्रेजों का भारत में राजनीतिक जो अधिकार हैं वो बढ़ जाते हैं। संधि हो गई। ठीक, अब मीर कासिम तो भाग गया। अब रॉबर्ट क्लाइव ने पूछा यार अब राजा, बोले यार राजा किसको बनाए? तो ऐसा कहा, बोले यार अपने वाला कहां पर है? बोले मीर जाफर। बोले यार मीर जाफर ने तो बगावत कर दी थी डचों के साथ मिलकर। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा यार जैसा भी अपना है उसको वापस। तो मीर जाफर को वापस बंगाल का क्या बना देते हैं? नवाब। बंगाल का नवाब बना देते हैं। भाई 64 की तो बात ही है। तो अगर मैं यूं कहूं 1765 की संधि में बनाते हैं इसे, ये जो मीर जाफर है ये बुढ़ा हो जाता है और 1765 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा है जिसका नाम था नजम उद्दौला। नजम उद्दौला यह बंगाल का क्या बना? नवाब। यह बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। ठीक है भाई। रॉबर्ट क्लाइव भारत में ही है, 1765 से 1767 तक भारत में रहेगा। नजमुद्दौला को नवाब बना दिया बंगाल का। अब रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? बंगाल में द्वैध शासन लागू कर देता है। कैसा शासन लागू कर देता है? द्वैध शासन। द्वैध शासन का जो जनक है वो लियोनस कार्टिस है भाई। प्रश्न आता है भारत में द्वैध शासन, और भारत में द्वैध शासन का जो जनक है वो कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। और द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने कहां पर लगाया? बंगाल में। कहां पर लगाया? बंगाल में। देखो 2 अधिकार होते हैं, एक तो होता है आपका राजस्व अधिकार। अगर मैं यूं कहूं दीवानी अधिकार, दीवानी को क्या बोलते हैं? राजस्व। हाँ भाई पैसे से संबंधित है, कर से संबंधित है। एक होता है निजामत अधिकार। क्या होता है? निजामत अधिकार। इसका मतलब यह है सैनिक क्या है? सैनिक है, जैसे पुलिस है, जैसे न्याय व्यवस्था है, जैसे आपका व्यापार है, ये निजामत में आते हैं। अब देखना भाई, कंपनी ने 26 लाख रुपए के बदले कौन से अधिकार ले रखे हैं? सही है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के सभी अधिकार किसके पास हैं? कंपनी के पास। और कंपनी ने किससे लिए? मुगल बादशाह से लिए। कितने में लिए? 26 लाख में ले लिए। अब पैसे किसके पास होंगे? कंपनी के पास। बंगाल का राजा कौन है? नजम उद्दौला। इसके पास कौन से अधिकार हैं? ये वाले अधिकार हैं। अब कंपनी ने कहा, अब रॉबर्ट क्लाइव ने कहा एक काम कर भाई, ये हम तेरे को
53 लाख रुपए देंगे। कितने लाख रुपए देंगे? 53 लाख रुपए देंगे। और 53 लाख के बदले सारे के सारे अधिकार किस पर होंगे? हमारे होंगे। सेना हम रखेंगे, है ना, सारी की सारी बात। और ये जो व्यापार करेंगे विदेशी व्यापार, ये हमारा होगा, सब कुछ हमारा होगा। तो कहने का मतलब कंपनी ने सारे के सारे अधिकार अपने पास रख लिए। 26 लाख रुपए के बदले तो राजस्व अधिकार रख लिए और 53 लाख के बदले सारे के सारे निजामत के अधिकार ले लिए। तो नवाब के पास बचा क्या? जिम्मेदारी। सारा काम कर कौन रहा है? मतलब पैसे वाले सारे काम किसके पास हैं? अंग्रेजों के पास। और टेंशन किसको रहेगी? बंगाल के नवाब को। जिम्मेदारी रहेगी भाई। अब ऐसा कहते हैं ये द्वैध शासन लग गया। और इतिहासकार कहते हैं कि उस दौरान जो कंपनी की वार्षिक आय हुआ करती थी वो लगभग 80 लाख हुआ करती थी। और इस दौरान द्वैध शासन में 2 करोड़ 25 लाख रुपए वसूले किए गए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो बंगाल का गवर्नर बनता है, आगे हम पढ़ाएंगे, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक है, वो कहता है कि इतनी भ्रष्ट, इतनी नीच सरकार मैंने कहीं नहीं देखी जो बंगाल में है। इतना बंगाल को लूट लिया कि पूछो ही मत। फिर बंगाल का गवर्नर बनता है जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। कौन बनेगा? और वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में, कब भाई? 1772 में बंगाल में द्वैध शासन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ये प्रश्न आते हैं कि बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया? रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया। कब लगाया? 1765 में लगाया। बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने किया। कब किया? 1772 में किया। अब बंगाल का अंतिम नवाब कौन बनेगा? और जो बंगाल का जो आपका अंतिम नवाब होगा वो होगा मुबारक उद दौला। मुबारक उद दौला। यह बंगाल का क्या है? अंतिम नवाब है भाई। बंगाल का अंतिम नवाब है आपका ये। और ऐसा कहते हैं इसके बाद अंग्रेजों ने कहा नवाब की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम सारे के सारे खुद ही अधिकार कर लेंगे। उसके बाद संपूर्ण रूप से किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार होगा। ये आपका बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी थी भाई।